हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सी आई आई बी पेपर 4 में बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज जो न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग है उसमें मॉड्यूल सी का चैप्टर 14 करेंगे। नाम है प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है ये सब इसमें बताया गया है। तो सेक्शन 19(1) जो है उसमें बताया गया है कि जो ये डीआरटी एक्ट है उसके अंतर्गत बैंक के एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह से रिकवरी हेतु एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जो बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डीआरटी से परमिशन लेकर के एप्लीकेशन फाइल करनी होती है और वो उन्हीं की परमिशन से एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हैं एज पर सर्फेसी एक्ट 2002। ठीक है, यदि कोई एक्शन अर्लियर नहीं लिया गया है तो any application made for seeking permission from DRT to withdraw made shall be made within 30 days। ठीक है, ये कहा गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उनको लेना पड़ता है एक्शन उसके लिए कि 30 दिन के अंदर अंदर विड्रॉ कर लीजिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर डीआरटी रिफ्यूज़ करती है विड्रॉ करवाने से, मतलब डीआरटी मना कर देती है कि नहीं आप इस एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं कर सकते, तो फिर डीआरटी को उसके लिए कुछ रीजंस देने होंगे क्यों विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही उसको उसको हेस्टली उसको डिसाइड भी करना पड़ेगा। जब बैंक या एफ आई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो जब भी ऐसी एप्लीकेशन कोई फाइल करती है सेक्शन 19(1) के अंतर्गत अपने डेब्ट को रिकवर करने के लिए, तो क्या होता है कि जो इसमें बैंक के एफ आई जो भी है कोई और अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा बैंक है तो वो भी उसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए दो बैंक हैं वो सेम बोरोवर के खिलाफ कंप्लेंट करें तो वो लोग टुगेदर भी एक साथ भी कर सकते हैं एप्लीकेशन फाइल, या फिर बाद में भी लेटर स्टेज पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि बस फाइनल ऑर्डर ना पास हुआ, ये कंडीशन है। इसके लिए कोई भी फीस एडिशनल रिक्वायर्ड नहीं है फेस पे करने की। हाँ, अगर ऑलरेडी जो सिविल से मतलब सिविल सूट था उसको अगर ट्रांसफ़र किया गया है डीआरटी में तो ठीक है, तो कोई फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। जब एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास रिसीव होती है तो ट्रिब्यूनल उसमें कैसे कैसे समन कर सकता है। एक तो कहा गया है कि वो विद इन 30 डेज जो है वो समन रिसीव उसको इशू कर सकता है, शो कॉज नोटिस दे सकता है। ठीक है, कि क्यों ना इनको रिलीफ दिया जाए। मतलब जैसे मान लीजिए डिफेंडेंट हो गए जिन्होंने फाइल कर रखा है, ठीक है, और दूसरे अपोनेंट हो गए जो बोरोवर है, तो वो दे सकते हैं कि भाई बैंक को क्यों ना रिलीफ दिया जाए या बोरोवर को क्यों ना रिलीफ दिया जाए, इसके लिए एक शो कॉज नोटिस दे सकते हैं। साथ ही साथ वो डिफेंडेंट जो भी मतलब जो बोरोवर है उसको कह सकते हैं कि अपने असेट और जो उसके एसेट्स हैं उसको वो स्पेसिफाई करें, मतलब उसको उनके डिटेल्स बताएं उनको जो भी, क्योंकि जो बैंक है वो बताएगा ना कि भाई हमारे जो बोरोवर है वो पैसा हमको दे, बट उनके पास ये फला फला एसेट्स हैं, इतना पैसा है। तो उन एसेट्स को उन पर्टिकुलर्स को डिटेल में देना किसका काम है, डिफेंडेंट का, मतलब कि बोरोवर का। ठीक है, साथ ही साथ वो डिफेंडेंट को ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ये नहीं केस हो गया तो जल्दी उन्होंने प्रॉपर्टीज बेच दी, कुछ बचा ही नहीं, एसेट्स तो रिकवरी कहाँ से होगी। वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, 30 दिन के अंदर यदि डिफेंडेंट यानी बोरोवर अगर 30 दिन के अंदर अंदर अगर अपना स्टेटमेंट नहीं दे पाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में, तो उसको 15 दिन तक और टाइम दिया जा सकता है अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो। ठीक है, वो उसके डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। In case of non-compliance of order, the presiding officer may, by an order, direct that person whose default be detained civil prison for a term exceeding not exceeding 3 months। अगर मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया और उसको उसका कंप्लायंस बोरोवर ने नहीं किया तो 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इसका भी पावर किसके पास है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। If the defendant claims any amount from the applicant and or a set off against the applicant's demand with a certain sum of money legally recoverable from such applicant, the defendant on the first date should make such claim in the written statement। मान लीजिए डिफेंडेंट को ऐसा लगता है कि भाई हम तो पेमेंट कर चुके हैं या हमने या सेट ऑफ राइट ऑफ सेट ऑफ के अंतर्गत हमसे एक्स्ट्रा पैसा हमारे दूसरे अकाउंट से काट लिया गया, तो ऐसे डीट और हमें वो लीगली पैसा वापस मिलना चाहिए बैंक से या एफ से, तो फिर इसके लिए उसे पहली ही डेट पर रिटर्न में अपनी कंप्लेंट या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होगा, ये देना होगा रिक्वेस्ट कि हमें पैसा वापस चाहिए। अगर डिफेंडेंट जो है वो अपने जो भी उसकी अपनी सिक्योरिटी है उसके डिटेल्स फर्निश नहीं कर पाता है तो ट्रिब्यूनल में पास ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, तो जो ट्रिब्यूनल है वो उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के भी ऑर्डर पास कर सकता है बशर्ते वो रिकवरी उससे डेब्ट से हो जाए तो। When the property of the defendant is situated in the local limits of jurisdiction of the more than one tribunal, the tribunal issuing the recovery order will send notice of the अदर ट्रिब्यूनल। यदि मान लीजिए कोई ट्रिब्यूनल है वो नोटिस इशू करता है अटैचमेंट के लिए या रिकवरी के लिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसका जुरिडिक्शन किसी और ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आता है, तो क्या करेगा वो आरसी तो करेगा लेकिन एक कॉपी उस अन्य ट्रिब्यूनल जिसके जुरिडिक्शन में वो आता है उसको भी देगा। और ये एप्लीकेशन जो है 180 डेज के अंदर रिजॉल्व हो जानी चाहिए, मतलब डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए।
अपील टू द अपील ट्रिब्यूनल, जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति इसके ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है, जो डीआरटी ने फैसला दिया है, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। हालांकि इफ़ द ऑर्डर वाज मेड बाय द, अगर मान लीजिए दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से, मतलब बैंक और बोरोवर दोनों की कंसेंट से कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो फिर अपील नहीं हो सकती है। ठीक है, जो अपील है वो 30 दिन के अंदर, जब ऑर्डर रिसीव होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपील हो जानी चाहिए। जब अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील प्राप्त होगी तो वो क्या करेगा, वो दोनों में ही अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो दोनों पार्टीज से बात करेगा, तो दोनों को नोटिस इशू करेगा। ठीक है, हर एक जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा उसकी कॉपी क्या होगी, डीआरटी का जो कंसर्न डीआरटी है उसके पास भी जाएगी, मतलब जो पहले डीआरटी थी उसके पास, और प्लस पार्टीज को भी दी जाएगी। इट शुड बी अटेम्प्टेड अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है, और फिर कहा गया कि अगले 6 महीने के अंदर उसको फाइनलाइज भी करना है। देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट फॉर फर्दर अपील, इस अपील के बाद कोई फर्दर अपील का कोई भी ऑप्शन एक्ट में नहीं दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन वगैरह अंडर आर्टिकल 22(2)(6) 227 डाली जा सकती है, ये कहा गया है। डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ऑफ डेब्ट ड्यू फॉर फाइलिंग अपील, हाँ ये एक चीज़ है, देखिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बैंक है, उसके कोई बोरोवर है, उसके खिलाफ मान लीजिए 1 लाख रुपए का ऑर्डर हुआ कि आपको पे करना है। अब उसने क्या किया, अपील ट्रिब्यूनल पास चला गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो पैसा तो बैंक को मिल नहीं रहा है, तो कंडीशन ही रखी गई सेक्शन 21 में डीआरटी एक्ट में कहा गया है कि जब वो 50% अमाउंट जमा कर देगा उसके बाद ही अपील हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सपोज अगर 1 लाख का ऑर्डर पास हुआ डीआरटी में, तो अगर उसे अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस करना है तो पहले उसको जा करके क्या करना होगा, डीआरटी में जाकर के, सॉरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के 50% पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी केस ऑफ आगे अपना ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ठीक है, इस पेमेंट के बिना वो केस फाइल नहीं कर सकता, मतलब फर्दर अपील नहीं कर सकता है। एज द पर्पस ऑफ इस एक्ट टू फास्ट ट्रैक रेमेडी, मतलब क्या है कि फास्ट ट्रैक तरीके से काम करवाना है, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है, ना कि उसको और स्लो कर देने के लिए। ठीक है, उसके जो लेथार्जिक बिहेवियर उसको खत्म करने के एम से किया गया, तभी 50% का फॉर्मूला डाला गया है। और अगर मान लीजिए बाद में ये होता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं बोरोर के साथ गलत हुआ, तो 50% विद इंटरेस्ट वापस भी किए जाएंगे बोरोर को, इसका भी ऑर्डर होगा। ठीक है, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल एंड द अपीलेट, क्या क्या प्रोसीजर और पावर है ट्रिब्यूनल अपीलेट अथॉरिटी की, वो देख लेते हैं। डीआरटी एंड द अपीलेट आर नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर लेड बाय सिविल प्रोसीजर कोड, जो सीपीसी 1908 है उसके जो रूल्स हैं उस वो डीआरटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल पर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, इस पर डीआरटी एक्ट सर्विस एक्ट चलता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, वो उसके लिए मतलब रूल बनाया गया है कि नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करी जाए। जो ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें ऐसे कहा गया है कि वो सिविल कोर्ट की जो पावर होती हैं वो उनके पास पावर रहेंगी। ठीक है, जब भी वो इस चीज़ से कोई काम कर रहे होंगे, और अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल को एक सिविल कोर्ट की तरह ही मानना चाहिए, ये सेक्शन 195 में कहा गया है। किसी भी प्रकार की डीआरटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी वो सबकी सब लिमिटेशन एक्ट 1963 के हिसाब से होंगी, मतलब कि अगर आपका सरफेसी है तो 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में केस हो जाना चाहिए, ये नहीं आपको 20 साल बाद याद आ रहा है। ठीक है, दिस मीन्स द एप्लीकेशन मस्ट फाइल विद इन 3 years फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्शन, देखिए कम से कम 3 साल के अंदर एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए, ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम होगा तो आपने एप्लीकेशन फाइल करी। विद दिस वी हैव कम टू एंड, आई होप यू लाइक द चैप्टर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।